हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक। इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं नए राजा और उनके राज्य के बारे में। चैप्टर 2 का आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं नए राजा और उनके राज्य के बारे में। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। तो 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंश, उनके नाम हम लोग देखेंगे। तो चहमान वंश, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चंदेल, उत्कल वंश, पूर्वी चालुक्य वंश, फिर राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, शेर वंश, पांड्य वंश, सभी दिए हुए आप लोग देख लीजिए स्लाइड में। चहमान वंश, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल वंश, परमार वंश, राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांड्य। अब हम लोग देखेंगे नए राजवंशों का उदय किस तरह से हुआ, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में जो है बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार यानी अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो राजा लोग जो थे उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। तो अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत जो थे अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। तो सामंत जो लोग जो थे वो राजा से कभी कभी अपने आप को स्वतंत्र होने का दावा करने लगते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ यानी इसका अर्थ जो होता है हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। तो हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया दंती दुर्ग ने। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो कुछ ब्राह्मण भी थे जो बाद में अपने आप को क्षत्रिय के रूप में शस्त्र उठा लिए और शासक बन बैठे। अब हम लोग देखेंगे राज्यों में प्रशासन किस तरह से था। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। तो इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी इसका अर्थ हुआ राजाओं के राजा और त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी इसी तरह का अन्य भारी भरकम जो है उपाधियां धारण कर लिए थे। लेकिन इस तरह के दावों को बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र में जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, इसे राष्ट्रकूट काल में बनाया गया था। तो एलोरा की गुफा संख्या 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दर्शाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। इन सभी राजाओं में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इन हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था।
क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, तो राजस्व जो था व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चारशोकर के बारे में। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश की अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। तो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन से अभिलेखों में 400 से ज़्यादा करों के सूचक शब्द मिलते हैं। तो चोल वंश के अभिलेखों में सबसे अधिक उल्लिखित कर है बेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो सबसे अधिक उल्लिखित जो है उल्लेखित कर बेट्टी है, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख है। तो इन करों में उल्लेख है मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का उल्लेख किया गया है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। राजा ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। अब हम लोग देखेंगे प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो हम लोग देखेंगे नागभट्ट की उपलब्धियाँ प्रशस्ति में। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक जब भी पढ़िएगा तो जो घेरा रहता है, घेरा बना के दिए हुए रहता है, घेर करके उससे ज़रूर पढ़िएगा। तो ग्वालियर प्रशस्ति में कौन से राजा का उल्लेख है? प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। और आंध्र संधम यानी सिंह विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है। तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र का एक हिस्सा है और कलिंग जो है उड़ीसा का एक हिस्सा है। के राजा उनकी आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुरुष्क यानी तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। तो नागभट्ट ने इतने राजा को पराजित किया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। तो राजा लोग जो थे ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। इसे हम लोग पढ़ेंगे। हमने मिट्टी की मेड़ बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है।
इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बॉबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो भूमि के साथ इन सब चीज़ों को दिया जाता था, हम लोगों ने पढ़ा अभी। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। तो 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य रचा गया था जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास लिखा गया है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों और के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों ने भिन्न व अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाया है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। तो कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक है जिसमें उसने कश्मीरी शासक के बारे में लिखा है, कश्मीर राजवंशों के बारे में लिखा है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 2।